नमस्कार बच्चों, गणित में आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम उन संख्याओं के बारे में जानते हैं जिनका पढ़ चुके हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और पूर्णांक जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ये मैंने आपको एक संक्षेप में थोड़ी सी समरी दे दी कि ये क्या होते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम 1.1 भूमिका पे आते हैं। गणित में हमें अधिकतर साधारण समीकरण दिखाई देते हैं, जैसे समीकरण x जमा 2 बराबर 13। अब इसमें 2 उधर जाएगा, जब बराबर के उधर तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा x बराबर 11 के लिए हल किया जा सकता है, क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः हल 11 एक प्राकृत संख्या है। दूसरी तरफ समीकरण x जमा 5 बराबर 5। अब ये 5 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। x बराबर 0 जो कि एक पूर्ण संख्या है का हल 0 होगा, जो एक पूर्ण संख्या है। यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक ही सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता था। समीकरण 2 जैसे समीकरणों को हल करने के लिए हमें प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल करना होगा और इस नए समूह को पूर्ण संख्याओं का नाम देना होगा। यद्यपि x जमा 8 बराबर 5, अब ये 18 इधर जाएगा तो ये -18 हो जाएगा। -18 में से 5 जाएगा तो -13 आएगा। जैसे समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? हमें यहाँ पर संख्या -13 की आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसने हमें पूर्णांकों यानी जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक के विषय में सोचने के लिए प्रेरित किया। याद रखिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याओं के ही अनुरूप हैं। आप सोचते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्याएं हैं। इसलिए अब हम निम्नलिखित समीकरणों के विषय में विचार करते हैं। जैसे 2x बराबर 3, जब x इधर 2 जब इधर जाएगा, इसको हम सॉल्व करें x की वैल्यू के लिए, तो x बराबर 3/2। इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते। समीकरण 4 को हल करने के लिए संख्या 3/2 आएगी और समीकरण 5 को हल करने के लिए, जो कि है 5x + 7 बराबर 0, 7 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 के साथ x गुणा हो रहा है तो यहाँ जाकर भाग हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों संख्या -7/5 की आवश्यकता होगी। इससे हम परिमेय संख्याओं के समूह की तरफ बढ़ते हैं। हम पहले ही परिमेय संख्याओं पर मूल क्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं। अभी तक हमने जितनी भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं, उनकी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयास करते हैं। गुणधर्म का मतलब है बच्चों प्रॉपर्टीज, कि उनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो 1.2 परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है समवृत्त। पूर्ण संख्याओं के लिए एक बार हम पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर समवृत्त गुणधर्म पर विचार करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, ये पूरा एक चार्ट बनाकर आपको समझाया हुआ है। समवृत्त गुणधर्म का मतलब होता है बच्चों कि a + b, किसी भी चीज को अगर हम a + b या b + a करें तो वो बराबर ही आएगा। योग, अगर हम योग का मतलब है जमा, अगर हम a + b करें या b + a करें तो वो बराबर ही आएगा। जैसे कि हम 0 + 5 करें तो वो 5 आएगा, या हम 5 + 0 करें तो वो भी 5 आएगा। जैसे हम 4 + 7 करें तो 11, या हम 7 + 4 करें तो वो भी 11 ही आएगा। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। व्यवकलन का मतलब होता है बच्चों माइनस। अगर हम 5 - 7 करें तो -2 आएगा, लेकिन अगर हम उल्टा करें, अगर हम 7 - 5 करें तो वो 2 आएगा, तो ये बराबर नहीं हुआ। ये -2 आया और वो 2 आया, यानी a - b इज नॉट इक्वल टू a - b, बराबर नहीं है b - a की। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं होती हैं। ऐसे हम गुणनफल यानी गुणा में देखें, यानी हम किसी भी नंबर को a गुणा b
करें या b गुणा a करें तो उसका उत्तर सेम ही आता है बच्चों। जैसे a को 0 को अगर हम 3 से गुणा करें तब भी 0 आएगा, और अगर हम 0 को 3 से गुणा करें तब भी 0 आएगा। अगर हम 3 सते करें तब भी 21 आएगा, अगर हम 7 तिये करें तब भी 21 आएगा। तो यदि a और b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल यानी a इंटू b को हम ab भी लिख सकते हैं, एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो पूर्ण संख्याएं भी गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। और भाग यानी भाग में कैसे करेंगे, अगर हम 5/8 करें यानी 5/8, ये तो एक पूर्ण संख्या ही नहीं है। फिर भी चलो अगर हम कोई और नंबर भी लेते हैं, अगर हम 8/2 करें तो वो 4 आता है, लेकिन अगर हम उल्टा करें इसका तो वो कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसलिए पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती हैं। अब आप प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत्त गुण की जांच कर सकते हैं। ये आप अपने आप कर सकते हैं बच्चों, प्राकृत संख्याओं के साथ करना बहुत ही आसान है। अब हम पूर्णांक के अंदर करते हैं। अब हम उन संक्रियाओं का स्मरण करते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक संवृत्त हैं। अब पूर्णांक मतलब जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। जैसे अगर हम प्लस करें, योग में देखिए अगर हम जमा में, तो a प्लस b प्लस a के बराबर आता है। तो देखिए -6 और +5 है तो ये -1 आया। अगर हम इसको b माइनस a करें तो तब भी ये मतलब 5 -5 और प्लस -6 तो वो भी -1 ही आएगा। तो अगर हम -7 प्लस -5 करें तो क्या है कि ये पूर्णांक है? हाँ, ये भी एक पूर्णांक ही आएगा। करके देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान है। जैसे क्या हम 8 + 5 एक पूर्णांक है? बताइए। 8 और 5 को 13 प्लस कीजिए तो क्या आएगा इसका एक बराबर 13। और अगर हम b + a करें, b मतलब 5 और 8, अगर हम 5 और 8 को जमा करें तो इसका भी हल 13 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a + b एक पूर्णांक ही होता है। तो पूर्णांक योग के अंतर्गत टिप्पणी में हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। अब हम व्यवकलन माइनस में देखें, यानी a माइनस b जो है वो b माइनस a के बराबर आता है। तो 7 - 5 2 हुआ। अगर हम 5 - 7 करें तो ये -2 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं आया। ऐसे आप ये सारे भी करके देख सकते हैं, कोई भी बराबर नहीं आएगा। तो पूर्णांक जो है वो व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। 5 - 7 2 और 7 - 5 2, ऐसे ही -6 - 8 -14 2, ये भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो है वो व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। अब हम गुणा में देखें तो 5 × 8 40 एक पूर्णांक है, और -5 × 8 ये भी एक पूर्णांक है। तो व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a और b, a × b करें तो वो भी एक पूर्णांक ही आता है। गुणन के अंतर्गत भी संवृत्त होते हैं। लेकिन भाग के अंतर्गत अगर हम 5 को 8 से भाग करें तो वो 5/8 हो जाएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हमने देखा कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत ही संवृत्त होती हैं, परंतु भाग और व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती। बल्कि तथापि जो पूर्णांक हैं जो हमने अभी करे, वो योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होते। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। परिमेय संख्याएं, याद रखिए ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं, अथवा q जो है इस 0 के बराबर नहीं है, यानी जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p/q, कोई भी नंबर हो, जैसे ये -2/3, जिसको हम ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका हर है, जो नीचे वाला हिस्सा है, जो q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरणार्थ -2/3 6/7 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि संख्याएं 0 -2 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अतः ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। आप इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे a में देखिए, आपको याद होगा परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम कुछ युग्मों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे ये देखिए बच्चों, 3/8 प्लस और ये ब्रैकेट में -5/7। अब इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे
तो 8 सते 56 और नीचे से ये गुणा होगा, नीचे से भाग होगा और ऊपर से गुणा होगा, यानी 8 सते 56, 7 तिया 21 और प्लस अंदर क्या है, ऐसे नीचे से भाग होगा 7 8 56 और ऊपर वाले से गुणा होगा 8 पंजे 40। तो इसको हमने हल किया, प्लस माइनस माइनस 40 के आगे माइनस का निशान है तो ये आएगा -19/56। ऐसे ही हम इन दोनों को भी कर सकते हैं बच्चों, इनको आप खुद करने का प्रयास करें। जैसे -3/8 प्लस -4/5, तो इसको भी हम इसका भी लासा लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 8 पंजे 40। ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, 8 पंजे 40, 5 तिया 15। ऐसे ही नीचे वाले से भाग, 5 अठे 40, 8 चौक 32। अब इन दोनों के आगे माइनस का निशान है, ये हो जाएंगे प्लस, मतलब माइनस माइनस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और निशान आएगा माइनस का, यानी -47/40। ऐसे ही इसको आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। 4/7 प्लस 6/11, तो इसका हम लघुत्तम लेंगे, वो आएगा 77। नीचे वाले से भाग यानी कि 7 और ऊपर वाले से गुणा 11, नीचे से वाले से भाग करेंगे तो आएगा 11 और ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 44। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये आएगा 42 और इसका उत्तर आएगा 86/77। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या ही, का योग भी एक परिमेय संख्या ही होता है। कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं का योग करें, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें अगर हम, तो वो भी परिमेय संख्या ही आएगा। कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों के लिए इसकी जांच कर सकते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को, यानी हम a और b को के लिए a प्लस b करें तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है। अब b देखते हैं बच्चों, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा? हम प्राप्त करते हैं, जैसे -5/7 -2/3, तो हमने तो ये आया 21 और वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया -29 और माइनस बाहर और -29/21, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम इन दोनों को भी सॉल्व करें, जैसे 5/8 -4/5, वही लासा लेके ऊपर आ गया 25 -32, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -7/40। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 71/35, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्याओं के कुछ और युग्मों के लिए इसको जांच कीजिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत्त होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a माइनस b भी एक परिमेय संख्या होगी। आइए अब हम इन दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल की भी चर्चा करते हैं। जैसे हम -2/3 को गुणा करें 4/5 से, तो ये आपस आमने सामने वालों से गुणा हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, तो -8/15, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम 3/7 को गुणा करें 2/5 से, तो ये आएगा 6/35, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम 4/5 को -6/11 से गुणा करें तो 24/55, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्याओं के कुछ और युग्म लेकर उनकी जांच कीजिए। आप कुछ भी लेकर अपनी तरफ से उनकी जांच कीजिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी संवृत्त होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a गुणा b भी एक परिमेय संख्या होती है। अब हम नोट करते हैं कि अगर हम भाग में देखें बच्चों, तो भाग में क्या होगा, जैसे -5/3 भाग 2/5, जब भी हम किसी चीज को भाग करते हैं तो वो उसका व्युत्क्रम बन जाता है, उसको गुणा में करके उसका उल्टा लिख देते हैं, तो यानी -5/3 गुणा 5/2 हो जाएगा, तो ये हो गया -25/6। ऐसे ही हम इसको करें तो 2/7 भाग 5/3 है, तो 2/7 गुणा 3/5 हो जाएगा, तो ये 6/25। क्या यह एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको भी आप सॉल्व करें तो -3/8 गुणा में हो जाएगा -2/9, तो ये हो जाएगा 27/16, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं? हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a/0 परिभाषित नहीं है। भाग में वो तभी संवृत्त होती हैं जब उसका जो हर है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे
से -3/8 है, अगर यहाँ पर 0 होता 8 की जगह तो ये परिमेय संख्या नहीं आती। जैसे हमारा यहाँ पर पहले वाले में उत्तर आया -25/6, अगर 6 की जगह यहाँ पर 0 आता तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होती। अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती हैं। तथापि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत्त होता है। ठीक है बच्चों, अब हम प्रयत्न करते हैं। इस सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत हाँ होती हैं, व्यवकलन के अंतर्गत हाँ, गुणन के अंतर्गत भी हाँ और भाग के अंतर्गत नहीं होती। पूर्णांक जो होते हैं वो भी हाँ, व्यवकलन के अंदर हाँ, गुणन के अंदर भी हाँ और भाग के अंदर नहीं। पूर्ण संख्याएं जो हैं योग के अंदर हाँ, व्यवकलन के अंदर नहीं, गुणन के अंदर हाँ और भाग के अंदर नहीं। प्राकृत संख्याएं जो हैं वो भी योग के अंदर हाँ, व्यवकलन के अंदर नहीं। ये बच्चों आप खुद भी कर सकते हो, गुणन के अंदर हाँ और भाग के अंदर नहीं। अब हम पूर्ण संख्याओं के लिए अब हम दूसरे गुणधर्म पर आते हैं जो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब है बच्चों कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, आप उसको किसी भी क्रम में जमा करो तो वो बराबर ही रहेगा। चाहे आप उसको a+b करो या b+a करो, तो वो पूर्ण संख्याओं के लिए हम कर रहे हैं तो वो बराबर ही रहेगा। पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरते हुए विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संक्रियाओं की क्रम विनिमयता का ध्यान कीजिए। क्रम विनिमयता मतलब a जमा b जो है वो b जमा a आता है या नहीं। जैसे हम योग में देखते हैं तो संख्या जैसे 0 जमा 7, 7 जमा 0, 7 आ रहा है। हम कोई भी दो संख्या लें, हम 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें, a+b बराबर ही आएगा b+a के। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं a तथा b के लिए a+b बराबर आएगा b+a के। तो इसका जो योग है वो क्रम विनिमय है। हम व्यवकलन यानी घटाने में करें तो a माइनस b और b माइनस a, जैसे हमने ऊपर वाला ही लेते हैं 2 जमा 3, 2 माइनस 3 करें तो -1 आएगा और 3 माइनस 2 करें तो 1 आएगा। तो व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता। ऐसे ही हम a गुणा b करें या b गुणा a करें तो वो गुणन जो है वो क्रम विनिमय होगा। लेकिन हम a भाग b करें या b भाग a करें तो योग जो है उसका जो भाग है वो क्रम विनिमय नहीं होगा। या जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्याओं के लिए भी ये संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं, या आप खुद जांच कर सकते हैं बच्चों। पूर्णांक के लिए अब हम देखें तो निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए और पूर्णांक के लिए विभिन्न संख्याओं की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। अब पूर्ण संख्याओं के पूर्णांकों के लिए यानी जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, अब हम योग करें तो a+b b+a करें, इस धनात्मक या ऋणात्मक किसी में भी, तो वो योग जो है वो क्रम विनिमय होगा। अब हम व्यवकलन में देखें जैसे 5 माइनस -3 तो ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये -8 आएगा, हमेशा निशान बदल जाएगा। तो ये व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता। लेकिन हम गुणन किन्हीं भी दो नंबरों को हम आपस में गुणा करें, चाहे हम a+b को a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें, तो वो हमेशा जो गुणन है वो क्रम विनिमय ही होगा। और भाग में करें तो भाग भी क्रम विनिमय नहीं होता। भाग जो है वो कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता। अब हम परिमेय संख्याएं पे आते हैं। आपको याद होगा कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। हम यहाँ पर कुछ युग्मों को जोड़ते हैं, जैसे वही a+b और b+a क्या आता है, -2/3 + 5/7। हमने इसका एलसीएम लिया बराबर 1/21 आया और 5/7 और -2/3 को करें तो वो भी 1/21 आएगा। इसको हमने कैसे किया बच्चों, 7 या 21, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, तो उसको सॉल्व किया तो ये भी 1/21 आया और ये भी 1/21 आया। तो हम बोल सकते हैं, हम मतलब बाईं तरफ वाले को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को अलग सॉल्व करेंगे, और इसलिए हम बोल देंगे कि -2/3 + 5/7 जो है वो बराबर है 5/7 + -2/3 के। इसके अतिरिक्त हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उदाहरण लें तो जैसे -6/5 + -8/3, और अगर हम -8/3 को पहले कर दें मतलब a+b या b+a करें हम, तो भी जो हमारा जमा है, जो हमारा योग है परिमेय संख्याओं का, वो
सेम ही आएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, -6/5 प्लस माइनस 8/3। इसको हमने सॉल्व किया, -6/5 प्लस माइनस और 8/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे इसका हम लासा लेंगे तो 15 और ऊपर आ जाएगा -6 गुणा 3 प्लस माइनस 8/8 गुणा 5, तो -1840/15। इसका भी हम सॉल्व करें तो -58/15 आएगा। और अगर फिर हम राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करें तो वो भी -58/15 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आप देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b जो है वो बराबर होगा b प्लस a के। तो ऐसे ही हम व्यवकलन की बात करते हैं, जैसे a माइनस b जो है वो b माइनस a होगा परिमेय संख्याओं में। तो क्या 2/3 माइनस 5/4 बराबर होगा 5/4 माइनस 2/3 के? अगर हम इसको हल करें तो नीचे का लघुत्तम आएगा 12, और ऊपर से अगर हम करें तो नीचे वाले से भाग करेंगे और ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और ऐसे ही दूसरी साइड पे करेंगे तो ये आएगा 5 तिया 15, तो 8 माइनस 15/12 यानी -7/12। और अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे यानी 2/3 माइनस 5/4, और अब हम उल्टा सॉल्व करेंगे 5/3 4 माइनस 2/3, तो ये भी, इसको भी हम सॉल्व करें अगर बच्चों, आप खुद कर सकते हो इसको, तो ये भी 7/12। तो ये आएगा, पहले वाला आया था -7/12 और ये आएगा 7/12। तो -7/12 जो है वो 7/12 के बराबर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम C गुणन में देखते हैं, जैसे कि हम पाते हैं -7/3 गुणा 6/5 बराबर है -42/15, और इसको हम उल्टा करें यानी B गुणा A करें तो 6/5 गुणा -7/3 करें तो ये भी -42/15 आता है, जो कि बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर हम दूसरा उदाहरण आप खुद करके देख सकते हैं बच्चों, जैसे 8 चौक 32 और 9 सते 54, तो इन दोनों को भी अगर हम हल करें तो दोनों का जो हल है वो सेम ही आएगा। ऐसे कुछ और गुणनफलों के लिए भी आप जांच कर सकते हैं बच्चों। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। आप देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन जो है वो क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a गुणा b बराबर होगा b गुणा a के बराबर होता है। अब हम भाग में d वाला पार्ट करते हैं, हम जो है भाग, क्या -5/4 भाग 3/7 बराबर है 3/7 भाग 5/4 के? आप देखेंगे कि दोनों पक्षों के जो व्यंजक हैं वो समान नहीं है, क्योंकि ये 3/7 जो है ये उल्टा हो जाएगा गुणा में 7/3, और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। तो ये जो, अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो व्यंजक यानी कि जो नीचे वाले हिस्से हैं वो आपस में गुणा होंगे तो उत्तर अलग आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए जो भाग है वो क्रम विनिमेय नहीं है। अभी हम ये करते हैं बच्चों, प्रयत्न कीजिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे परिमेय संख्याएं योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए। तो परिमेय संख्याएं योग के लिए हाँ क्रम विनिमेय है, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ और भाग के लिए नहीं। ऐसे ही पूर्णांक के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ और भाग के लिए नहीं। पूर्ण संख्याएं हाँ, नहीं, हाँ और नहीं। प्राकृत संख्याएं हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। अब हम तीसरे गुणधर्म पर आते हैं जो है साहचर्यता। इसका मतलब है, अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं, मान लो A, B, C, तो और मान लो आपके पास तीन संख्याएं हैं 2, 3, 4। अब आप 2 जमा 3 जमा 4 करें या 4 जमा 3 जमा 2 करें, यानी आप A प्लस B प्लस C करें या A प्लस B प्लस C करें। ब्रैकेट में ले लीजिए A प्लस B ब्रैकेट प्लस C या A प्लस B प्लस C, मतलब आप B प्लस C को पहले ऐड करें या A प्लस B को पहले ऐड करें, तो जो जमा करेंगे हम उसका उत्तर सेम ही होगा।
जैसे अब हम करते हैं 1.2.3 सहचर्यता या सहचारिता, दोनों नामों से इसको बुलाया जाता है। अब हम पहले पूर्ण संख्याओं के लिए करते हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में, तो निम्न सारणी के माध्यम से पूर्ण संख्याओं के लिए 4 संक्रियाओं की सहचर्यता को याद कीजिए। जैसे हम योग में करते हैं, तो जैसे योग का मतलब है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी के। तो जैसे हम 2 जमा 3 जमा 4 करें या 2 जमा 3 जमा 4 करें, तो दोनों का जो योग है वो सहचर्य ही होगा, सेम ही आएगा, योग सहचर्य होता है। अब हम व्यवकलन में देखिए, माइनस में अगर हम a माइनस बी माइनस सी करें, a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी करें, या हम a माइनस बी माइनस सी करें, तो वो इक्वल नहीं आएगा, वो कभी भी बराबर नहीं आएगा। आप इसमें कोई भी एक उदाहरण लेकर कर सकते हैं, वो कभी भी उदाहरण जो कभी भी है वो सेम नहीं आएगा। तो व्यवकलन जो है वो साचर्य नहीं होता। गुणन में देखें तो क्या 2 गुणा, जैसे a गुणा b गुणा c बराबर होगा a गुणा b ब्रैकेट गुणा c के, तो ये हमेशा बराबर ही आएगा। गुणन जैसे 2 को 5 से गुणा किया 10 और 7 को 10 से गुणा किया 70, और ऐसे ही 7 को 2 से किया तो 14 और 14 को 5 से किया तो 70, तो 70 और 70 बराबर। ऐसे ही आप ये भी करके देखेंगे, आप कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हैं। तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए a, b और c के लिए a गुणा b गुणा c बराबर होगा a गुणा b ब्रैकेट गुणा c से। तो गुणन जो है वो साचर्य होता है। अगर हम भाग में लें, तो भाग जो है वो कभी भी साचर्य नहीं होता। इस सारणी को भरिए और अंतिम स्तंभ में दी गई टिप्पणियों को सत्यापित कीजिए। प्राकृत संख्याओं के लिए विभिन्न संक्रियाओं की साचर्यता को स्वयं कीजिए। प्राकृत के लिए आप खुद करके देख सकते हैं, वो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। पूर्णांक, अब पूर्णांकों के लिए 4 संक्रियाओं की साचर्यता को निम्नलिखित सारणी में देखते हैं। पूर्णांक मतलब जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो योग में देखें तो जैसे -2 a प्लस b प्लस c, यानी -2 प्लस 3 जमा -4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों का उत्तर आएगा -1 और यह है -2, तो उत्तर आ जाएगा -3। ऐसे ही हम इसको करें तो इसका उत्तर भी -3 ही आएगा। तो योग जो है वो साचर्य होता है, पूर्णांक में योग साचर्य होता है। अब हम व्यवकलन में देखें तो a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, तो इसमें भी अगर हम करके देखें तो इनका जो योग है वो व्यवकलन है वो बराबर नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि व्यवकलन साचर्य नहीं होता है। अब गुणन में देखें तो क्या 5 इसे a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी और ब्रैकेट c, अगर हम इसको भी सॉल्व करें, जैसे क्या 5 गुणा और ब्रैकेट में -7 गुणा -8 बराबर आएगा 5 गुणा -7 और अलग से ब्रैकेट में -8। तो इनको भी हम बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को अगर हम सही से सॉल्व करें तो दोनों का जो उत्तर है वो सेम आएगा। जैसे 8 पंजे 40 और 40 को फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो 160 आएगा। तो यानी माइनस प्लस और माइनस, तो -160 ही आएगा। और हम इसको सॉल्व करें तो ये भी -160 ही आएगा। तो 3 पूर्ण संख्याएं अगर हैं a, b और c के लिए a गुणा ब्रैकेट b गुणा c हमेशा बराबर होगा a गुणा b ब्रैकेट गुणा c के, यानी गुणन जो है वो साचर्य होता है। और अगर हम भाग में देखें तो क्या, जैसे -10 मतलब a भाग 2 भाग c बराबर होगा a भाग 2 भाग b भाग c के, तो ये कभी भी जो भाग है वो साचर्य नहीं होता है। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि है परिमेय संख्याएं। हम परिमेय संख्याओं को योग को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि -2/3, जैसे ये एक हमको ये सवाल आया है, -2/3 जमा मतलब a प्लस b प्लस c जो है वो a प्लस b प्लस c होगा या नहीं होगा। तो हम उसको पहले बाएं साइड में बाएं वाले को देखते हैं और फिर हम दाएं वाले को देखेंगे। तो पहले हम बाएं वाले को सॉल्व करते हैं। पहले हमने ब्रैकेट को जो है सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ये आ गया, हमने नीचे का गुणनफल वो लिया लघुत्तम,
तो ये आ गया मतलब नीचे को इसको सॉल्व किया, अंदर वाली ब्रैकेट को 3/5 माइनस हो जाएगा ये -5/6 को, तो इसका हमने लघुत्तम लिया 30 आया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -7/30। अब हम फिर से इसका लघुत्तम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -27/30। तो इसको हम काट देंगे 3 के पहाड़े से, 3 निम 27 और 3 धाम 30। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी -9/10 आएगा जो कि बराबर है। अतः हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसी को सवाल को हम a प्लस बी प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे, बराबर होगा a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी के। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे को भी आप अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या ये दोनों योग समान हैं। बताओ बच्चों, और ये दोनों योग जो हैं वो समान ही आएंगे। आप इसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप कुछ और परिमेय संख्याएं लीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के अनुसार उन्हें जोड़िए और देखिए कि क्या दोनों योग समान हैं। हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है, अर्थात किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं a, b तथा c के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c। अब हम व्यवकलन की बात करते हैं। क्या -2/3 यानी a माइनस ब्रैकेट b माइनस c बराबर होगा ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज माइनस। हम इसको भी अगर ज्ञात करें तो हम जैसे हम पहले हम बाएं पक्ष को लेंगे, बाएं पक्ष को लेंगे तो -2/3 माइनस, पहले हम ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करेंगे, -2/3 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस अंदर वाले का हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके उसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस। तो जो एक बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है वो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड में जो है वो माइनस आ जाएगा और एक में वो प्लस आ जाएगा, जैसे हमने पूर्ण और पूर्णांक में किया है वैसे ही। इसीलिए हम बोलेंगे कि आप स्वयं इसको जांच कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए जो व्यवकलन है वो साहचर्य नहीं होता है। अब हम गुणन की बात करें, यानी a गुणा ब्रैकेट b गुणा c हमेशा ही बराबर होगा a गुणा b और b गुणा c के। कैसे? देखो, जैसे ये एक प्रश्न है -7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/9, तो हम इसको पहले बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -35/54। अब हम इसको दाएं पक्ष को करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो अब हम इसको बाएं पक्ष में अगर सॉल्व करें, यानी a गुणा b ब्रैकेट में और गुणा 2/9 गुणा c, तो ये आ जाएगा -7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/9। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर हम बाहर वाला सॉल्व करेंगे, उसको फिर बाहर वाले से गुणा करेंगे तो ये जो दोनों हैं वो बराबर आएंगे। ये भी हमारा सेम आएगा, उसका उत्तर -35/54। तो हम कह सकते हैं कि अब आप कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लीजिए और स्वयं जांच कीजिए। आप देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए जो गुणन है वो साहचर्य होता है, अर्थात किन्हीं 3 परिमेय संख्याएं a, b और c के लिए a गुणा ब्रैकेट b गुणा c ब्रैकेट क्लोज बराबर होगा हमेशा a गुणा b ब्रैकेट क्लोज गुणा c के। ठीक है बच्चों? और भाग में अब हम देखते हैं कि यदि हम भाग करें, जैसे a भाग b भाग c बराबर होगा a भाग b भाग c के। तो हम देखते हैं अगर हम LHS यानी बाएं पक्ष, आप इसको हमेशा इसी तरीके से करेंगे बच्चों जैसे यहाँ पर करके दिखाया है। LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं पक्ष में है, और RHS मतलब जो राइट हैंड साइड में है, जो सीधी तरफ है, दायां पक्ष है। तो पहले हम बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं, जैसे 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5। तो अंदर वाला भाग है वो व्युत्क्रम हो जाएगा, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -5/6। अब हम ये फिर से भाग है, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 3/5। और अब हम इसके दाएं पक्ष को यानी राइट हैंड साइड वाले को देखें, यानी a भाग b ब्रैकेट में और भाग c। तो ये है, फिर से हम पहले ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। ब्रैकेट हमने खोली तो ये -1 है तो ये -3
उसको गुणा में कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, -3/1, तो ये आ गया 3/2, और इसको फिर ये उल्टा हो जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 15/4, जो कि उसके बराबर नहीं है। तो LHS क्या RHS के इक्वल है? नहीं। आप खुद जांच कीजिए, मैंने आपको बता दिया करके बच्चों कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं आएगा। आप देखेंगे कि परिमेय संख्याएं जो हैं वो भाग के साहचर्य नहीं होती। अब ये आप खुद से प्रयत्न कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए, व्यवकलन के लिए और गुणन के लिए, भाग के लिए क्या होती हैं। योग के लिए हाँ होती हैं, व्यवकलन के लिए नहीं होती, गुणन के लिए हाँ और भाग के लिए नहीं। सेम ऐसे ही सब में आएगा। सिर्फ प्राकृत संख्याएं हैं जो सब में होंगी, सिर्फ भाग में नहीं होंगी। हाँ 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 और नहीं, बाकी सब में हाँ नहीं हाँ नहीं। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं जिसमें उदाहरण 1 दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए 3/7 जमा -6/11 जमा ब्रैकेट में -8/21 जमा 5/22। अब अगर हमें पहले क्रम विनिमयता या साहचर्यता के गुणधर्मों के बारे में पता नहीं था तो हम इसको कैसे करते? हम इसको किस तरीके से हम इन सब का लघुत्तम लेते, जो कि आता 462, फिर हम इन सबको प्लस करते, माइनस जो भी इनके निशान है उस तरीके से हम सॉल्व करते। 7, 11, 21 और 22 इन सब का लघुत्तम आता 462, और फिर हम इन सबको नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, से इसमें आता 198, -252, 176, 105। इन सबको हम सॉल्व करते तो ये कितनी लंबी हमारी जो है कैलकुलेशन वो हो जाती। तब हमारा उत्तर आता -1/25 और बटा 462। लेकिन अब हमें क्रम विनिमयता और साहचर्यता के जो गुण है, गुणधर्म है, उनके बारे में पता है, तो हम उसी को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 7 और 21, आप नीचे देखो, नीचे जो इनका हर है 3/7 और 8/21। अब 7 के पहाड़े में 21 आता है, अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 21 आएगा। तो हम इन दोनों को पास में एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट का हमने लघुत्तम लिया तो 21 आया, नीचे वाले से भाग किया, ऊपर वाले से गुणा किया, तो 9 जमा, नीचे तो 21 ही है तो ऊपर -8 आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 1/21, और इस वाले को किया तो ये आ गया, इस वाले को अलग से किया तो लघुत्तम आया 22, नीचे वाले से भाग किया 2, 6 दूनी 12, और इसको नीचे वाले से भाग किया तो 1, और 1 को 5 से गुणा किया तो 5। तो इस तरीके से करने से जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो गई। इसका आया 1/21 जमा -7/22। अब हमने 21 और 22 का लघुत्तम लिया 462, और इसको ऊपर वाले से फिर से हमने सॉल्व किया तो 22 - 147, तो ये आ गया -125/462। तो आप क्या देखते हैं कि क्रम विनिमयता और साहचर्यता के गुणधर्मों की सहायता से जो परिकलन है, जो इस पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व करना, परिकलन करना सरल हो गया है। अब हम इसी पेज पे दूसरा उदाहरण देखते हैं। ज्ञात कीजिए -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। अब हमें दिया गया है ये पूरा सवाल। अब इसको अगर हम 2 ब्रैकेट्स में कर लें, -4/5 गुणा 3/7 को हम एक ब्रैकेट में कर लें, और 15/16 और गुणा -14/9 को, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लें। इसको हमने सॉल्व किया आपस में गुणा करके, तो ये हो गया 4 तिये 12, 5 सते 35, -12/35, और इसको आपस में सॉल्व किया तो ये हो गया, इसको आपस में हमने काट दिया 2 के पहाड़े से, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया। हमने इसको काट दिया तो ये आ गया -35/24। अब हमने इनको आपस में काटा तो ये बच गया 1/2। तो हमें इसे निम्न प्रकार से भी हल कर सकते थे। कैसे? क्रम विनिमयता और साहचर्यता के उपयोग से। कैसे? हम इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में हमने पहले जैसे लिया 4/5 और 3/7 को जो पहले दिए हुए थे हमने वैसे ही ले लिया। लेकिन अब हमें क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में पता है तो हमने 4/5 गुणा 15/16 को अलग ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से अगर हम काटेंगे, क्योंकि 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15। उसमें हमें लघुत्तम लेना था, प्लस माइनस में हमें लघुत्तम लेना होता है, लेकिन
गुणा में हमें ये देखना है कि क्या सी चीजें आपस में कट रही हैं, तो उनको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। और इधर का हम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस तरीके से हमने काटा तो अंदर इधर में आ गया 3/4, इधर माइनस 2/3, इसको हमने काटा तो आ गया 1/2। तो इससे जो परिकलन करना है वो बहुत ही सरल हो गया। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। 1.2.4 शून्य जीरो की भूमिका। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें हमें ये बताया है कि हम किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जमा करें तो वो संख्या ही आती है। जैसे 2 जमा 0 या 0 जमा 2 तो 2 ही आएगा, या -5 जमा 0 मतलब ये शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना। अगर हम पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ें तो वही संख्या आएगी, चाहे हम 0 से जोड़ें या उस नंबर को जोड़ें, a प्लस b करें या b प्लस a करें तो हमें वही पूर्ण संख्या मिलेगी। ऐसे ही अगर हम पूर्णांक में जोड़ें जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे -5 को 0 से करें तब भी, या 0 को -5 से करें तब भी, मतलब a प्लस b करें या b प्लस a करें तब भी -5 ही आएगा। तो ऐसे ही हम परिमेय में देखें, -2/7 में हम 0 प्लस करें या 2/7 में 0 प्लस करें तब भी जो शून्य की परिमेय संख्या है वही आएगी, यानी -2/7। तो आप पहले भी इस प्रकार के योग ज्ञात कर चुके हैं। ऐसे कुछ और योग ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यह तथ्य पूर्णांकों एवं परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य होता है। व्यापक रूप से हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस 0 या 0 प्लस a इज इक्वल टू a ही आएगा। यहाँ a एक पूर्ण संख्या है। अब b प्लस 0 और 0 प्लस b तो बराबर क्या आएगा? b के। यहाँ b भी एक पूर्णांक है। c प्लस 0 और 0 प्लस c तो वो भी c के बराबर आएगा, जहाँ c एक परिमेय संख्या है। तो चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, उसका जो उत्तर है वो वही आएगा जो वो संख्या है। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है। अब 1.2.5 एक की भूमिका। आपको पता ही है बच्चों, किसी भी चीज को हम अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे हमने 5 एकम 5 या 5 को 1 से गुणा करें तब भी 5 आएगा, 1 को 5 से गुणा करें तब भी 5 आएगा। पूर्ण संख्या के साथ 1 का गुणन। अब हम परिमेय संख्या में देखते हैं, -2/7 को 1 से गुणा करें तब भी -2/7 आएगा, और अगर 1 को -2/7 से गुणा करें तो तब भी -2/7 आएगा। ऐसे आप इसको भी करके देख सकते हैं। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुणा करते हैं तो आप उसी परिमेय संख्या को गुणनफल में के रूप में प्राप्त करते हैं। आप कुछ और परिमेय संख्याओं के लिए इसकी जांच कीजिए। आप किसी के साथ भी कर सकते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या a के लिए 1 गुणा 1 बराबर होगा 1 गुणा a के बराबर होगा a के। हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। क्या एक पूर्णांकों के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक होता है? हाँ बच्चों, वो भी गुणात्मक तत्समक होता है। अब हम आते हैं 1.2 पे, एक संख्या का ऋणात्मक। अब एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है बच्चों? -1। तो एक का ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक मतलब माइनस में लिखना, उसी संख्या को माइनस में लिखना। पूर्णांकों का अध्ययन करते समय अपने पूर्णांकों का ऋणात्मक पाए होंगे। एक का ऋणात्मक क्या होता है? यह -1, क्योंकि 1 जमा -1 क्या हो जाएगा? 0 बराबर है 0। अतः -1 का ऋणात्मक क्या होगा? 1। मतलब ऋणात्मक मतलब जिसको हम उसमें प्लस करें तो उसका उत्तर 0 आ जाए। इसके अतिरिक्त 2 को 2 जमा -2 या -2 जमा 0 जमा 2 बराबर होगा 0 के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -2 का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम 2 है, जो विलोमता भी सत्य है। व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक a के लिए a प्लस या -a या बराबर होगा -a प्लस a बराबर 0। इस प्रकार -a का ऋणात्मक होगा a और a का ऋणात्मक होगा -a। किसी परिमेय संख्या 2/3 के लिए हम देखते हैं, जैसे 2/3 प्लस इसमें हम -2/3 कर दें तो इसको सॉल्व करें तो 2 -
प्लस -2, तो ये माइनस हो जाएगा यानी 0। जब ऊपर 0 है तो बटे में 3 का लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 2/3 का ऋणात्मक क्या होगा, -2/3। इसी प्रकार -8/9 का ऋणात्मक क्या होगा, 8/9। तो हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से किसी परिमेय संख्या a/b के लिए a/b प्लस या -a/b बराबर होगा -a/b प्लस a/b बराबर 0 प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि a/b का योज्य प्रतिलोम है -a/b और -a/b का योज्य प्रतिलोम है a/b। अगर आपसे प्रश्न में किसी का भी योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो वह उसका माइनस में होगा। a/b का क्या होगा, माइनस, जैसे 2/3 का होगा -2/3 और -2/3 का होगा 2/3, उसका उल्टा। अब हम आते हैं व्युत्क्रम पे। व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, आप 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करेंगे कि उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, यानी हम उसको 21/8 से, क्योंकि 8/21 का उल्टा क्या होगा, 21/8, तभी तो ये इससे गुणा होगा तो उत्तर 1 आएगा। इसी प्रकार -5/7 को किससे करेंगे, 7/-5 से गुणा करेंगे, इसका गुणनफल 1 होगा। हम कहते हैं कि 8/21 का व्युत्क्रम 21/8 है और 5/7 का -5/7 का व्युत्क्रम 7/-5 होता है। क्या आप बता सकते हैं कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसे शून्य से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए? नहीं बच्चों, शून्य का कुछ भी व्युत्क्रम नहीं होता और हम किसी भी चीज को शून्य से गुणा करेंगे तो वो चीज शून्य ही आएगी, 1 कभी भी नहीं आएगी। अतः शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या c/d दूसरी संख्या a/b का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम होती है। ठीक है, व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे ऊपर था योज्य प्रतिलोम जो हम माइनस में लिखते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम जो हम उसका उल्टा लगते हैं, यानी a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर होगा 1 के। अब हम करते हैं अगली चीज, जिसमें है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितर्कता। वितर्कता का मतलब क्या है बच्चों, इसके लिए आप ये जो डब्बे में लिखा है इसको समझते हैं। योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितर्कता। सभी परिमेय संख्याओं a, b और c के लिए a(b प्लस c क्या होगा, पहले ab को गुणा करेंगे प्लस ac को गुणा करेंगे। ऐसे ही a(b माइनस c क्या होगा, ab माइनस ac। इसका मतलब होता है वितर्कता, यानी हम पहले ab मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर है a गुणा b प्लस a गुणा c, ऐसे ही a गुणा b माइनस a गुणा c, ये वितर्कता का मतलब होता है। इस तथ्य को समझने के लिए परिमेय संख्याएं -3/4, 2/3 और -5/6 को लीजिए। तो इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने लघुत्तम लिया तो ये आ गया -1/6, इसको सॉल्व करके तो -3/4 गुणा -1/6, तो ये आ गया 3/24 यानी 1/8। और इसको हम -3/4 गुणा 2/3 करें, ये 1/8 आया। और अगर हम इसी को ऐसे करें, 3/4 को पहले 2/3 से गुणा करें प्लस -3/4 को 5/6 से गुणा करें। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 1/2 और ये 5/8, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AB माइनस AC, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -1/2 ही आएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि हम चाहे -3/4, 2/3 प्लस -5/6 करें, या हम मतलब कि ये हमने यही लिखा है बच्चों, जो इस डब्बे में लिखा हुआ है कि AB प्लस C बराबर होगा AB प्लस AC के। इसको इन्होंने इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको आप इस तरीके से भी प्रयत्न कर सकते हैं जैसे इसमें बताया गया है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वितर्कता से इन दोनों का आप मान ज्ञात कीजिए, ये आप खुद से कर सकते हैं बच्चों। अब निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब अभी मैंने आपको बताया -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 7/19। इसमें हम प्लस कर देंगे 7/19, तो योज्य प्रतिलोम हो गया 0। तो
ऐसे 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी हम धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक कर देंगे, ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक कर देंगे। तो ये -7/19 है तो इसका हो जाएगा 7/19, तो इसका उत्तर आ गया 0। 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -21/112। ठीक है, अब दर्शाइए कि निम्न के लिए माइनस माइनस एक्स और x समान होता है। अब हमें दिया है x 13/17, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -13/17, और हम इसको 13/17 में -13/17 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो समीका, तो हम इसमें ये प्रूव करते हैं समीका को कि 13/17 प्लस -13/17 जो है वो बराबर है। ये हमें दर्शाता है कि -13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 होता है, अथवा इसमें हम ब्रैकेट के अंदर रख दें -13/17, तो ये भी 13/17 है, अर्थात -x इज इक्वल टू x। इसी तरीके से आप ये वाला उदाहरण भी अपने आप कर सकते हैं। उदाहरण 5, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। अब देखिए, हम इसमें देखते हैं बच्चों कि -3/7 दो जगह पर है, तो क्रम विनिमयता के नियम से हम -3/7 और ये वाला जो 3/7 है 1/14 को हम बाद में ले जाएंगे, -1/14 को हमने लास्ट में लिख दिया, और -3/7 और ये -3/7 को हमने साथ में लिख दिया। अब हम -3/7 को अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2/5 प्लस 3/5। ठीक है बच्चों, अब इसका लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5, यानी ये तो 1 आ गया, -3/7 गुणा 1 यानी -3/7 ही आएगा, और ये अब हम ब्रैकेट से बाहर आ गए, -1/14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे से लघुत्तम लेंगे, -6 -1/14 यानी -1/2। ये हमने वितर्कता के नियम से किया बच्चों, यानी अभी जो हमने आज किया था वितर्कता का नियम, इसमें हमने -3/7 को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर यानी a, जो अभी हमने समझा था a b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c, तो हमने इसमें से a को कॉमन ले लिया, 3/7 को कॉमन ले लिया हमने, और अंदर से इस तरीके से हमने यहाँ पे वितर्कता के नियम से किया। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया -1/2। 1.1 पर आते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न 1 है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये भी जो अभी हमने करा है ऊपर उसी तरीके का है। इसमें 3/5 कॉमन है, 3/5 बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये -2/3 5/2 ब्रैकेट में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो बाद में जो बाहर 1/6 बच जाएगा उससे उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका दूसरा भाग भी करना है। इन सबके प्रश्न 2 में हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम बताने हैं। योज्य प्रतिलोम आपको पता है क्या होते हैं, 2/8 का क्या होगा, -2/8, -5/9 का क्या होगा, आपको लिखना है -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम है 5/9। ऐसे ही निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम बताने हैं। -13 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/13। -13/19 का क्या होगा, उसका व्युत्क्रम यानी 19/-13। ऐसे ही आपको इन सब का करना है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों के नाम बताइए। अब ये आपको बताना है इसमें कौन 0 एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं, तो हम जानते हैं कि 1 का व्युत्क्रम -1 का व्युत्क्रम -1, अतः 1 और -1 कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो व्युत्क्रम के समान होती हैं, तो 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम के समान होती हैं। और परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, तो परिमेय संख्या 0 है जो हम अपने ऋणात्मक के समान होती है। अब शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, बताओ। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, कुछ भी व्युत्क्रम नहीं होता शून्य का, क्योंकि नीचे में शून्य आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता।
संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। एक और अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पे आते हैं बच्चों। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1/5। अब 1/x है जो कि जिसमें x 0 नहीं है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा यानी x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। अब हम ये समझते हैं 1.3 परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये हम अभी कर चुके हैं बच्चों की प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं, अनगिनत। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। और पूर्णांक जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। 0 1 2 3 4 और माइनस भी आते हैं। -1 -2 -3। और परिमेय संख्याएं जो बटे में होती हैं और जिसका जो Q है, जो नीचे वाला है, जो हर है, वो 0 नहीं होता। जैसे 0 के बाद हम 1 लिखते हैं, लेकिन 1 के बीच में आधा, तो ये -1/2 ये एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही 0 के बाद हम इसे 1 के बाद आधा, आधा के बाद 1/3, इस तरीके से हम अंकित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा 4 पर जो बिंदु 0 और 1 के मध्य स्थित है उसे 1/2 यानी 0 और 1 के बीच में हम 1/2 के रूप में निरूपित किया गया है। संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटने से, अगर हम इसको 3 बराबर भागों में बांट दें तो प्रथम बिंदु को 1/3 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा 5 पर भाजक बिंदुओं में से दूसरे बिंदुओं को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रदर्शित किए जाने वाला यह बिंदु शून्य के दाईं तरफ 1/3 के रूप में अंकित बिंदु से दुगनी दूरी पर है। इस प्रकार यह 1/3 से दुगना है, अर्थात 2/3। जैसे आपने किया 1/3, 2/3, 3/3, तो ये 1 आ गया। इस तरीके से करते हैं हम। अब इसी प्रकार संख्या रेखा पर समदूरस्थ बिंदुओं को निरूपित कर सकते हैं। अगला चिन्ह 1 है, जो कि कैसे आया? आप देख सकते हैं कि 1 और 3/3 एक समान है, जैसे कि संख्या रेखा 6 में दिखाया गया है। इसके पश्चात आप 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 भी आते हैं। जैसे आप ये देखिए, तो आपने इक्वल डिस्टेंस ले लिया। जैसे 0, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, इस तरीके से अनगिनत आप कर सकते हैं। इसी प्रकार 1/8 को अंकित करने के लिए संख्या रेखाखंड को 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। इस विभाजन के प्रथम बिंदुओं को नाम देने के लिए हम संख्या 1/8 का प्रयोग करते हैं। दूसरा बिंदु 2/8, तीसरा बिंदु 3/8, जैसे कि संख्या रेखा पर दिखाया गया है। जैसे 0, 1/8, 2/8 और 8/8, मतलब 8 से 8 कट गया 1। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित किया जा सकता है। एक परिमेय संख्या में रेखा के नीचे का संख्याक, अर्थात जो हर है, वह दिखाता है कि प्रथम इकाई को कितने समान में बांटा गया है, समान भागों में बांटा गया है। रेखा के ऊपर का संख्यांक, अर्थात जो अंश है, वह प्रदर्शित करता है कि इन समान भागों में से कितने भागों को शामिल किया गया है। इस प्रकार परिमेय संख्या 4/9 का मतलब है कि शून्य के दाईं तरफ 9 समान भागों में से 4 को लिया गया है। 4/9 का मतलब 1 2 3 4 यानी चौथा नंबर। 6/9 का 8 का मतलब यानी छठा नंबर, 6/8। संख्या रेखा 8 में अगर आप देखें तो -7/4 के लिए हम शून्य से शुरू करते हुए बाईं तरफ 7 चिन्ह अंकित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की दूरी 1/4 है और सातवां चिन्ह -7/4 है। संख्या रेखा 9 में देखिए, ये देखिए, जैसे आपने इसमें 9 बनाने हैं, तो आपने 1/9, 2/9, 3/9, तो चौथा कौन सा होगा? 4/9। ऐसे ही हम इसमें अगर ऋणात्मक में बनाएं, जैसे कि हमने बनाने हैं, ये ऋणात्मक में हम बनाएं तो -1, -2, जैसे हमें 4 लेने हैं, 1 के अंदर हमें 4 लेने हैं, तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, जो कि हो गया 1। फिर -5/4, इस तरीके से। तो 7/4 की कौन सी जगह पर है? यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी वो 7वें चिन्ह पर अंकित है। इसी तरीके से आप ये खुद से प्रयत्न कर सकते हैं। अब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। क्या आप 1 और 5 के बीच प्राकृत संख्या बता सकते हैं? वे प्राकृत संख्या क्या होंगी? तो बहुत ही आसान है बच्चों, 2, 3 और 4। अब 7 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? 8 और 10। 7 और 9 के बीच में 8, 10 और 11 के बीच में कितनी होंगी? तो
कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? अब 10 और 11 के बीच में आप कैसे बताएंगे? स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं होगी। तो -4 और 5 के बीच में कैसे बताएंगे? ऐसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही -1 और 1 के बीच में कैसे बताएंगे? -9 और -10 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? तो आप दो प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं पाएंगे, यानी 3/10 और 7/10 के बीच कितनी होंगी परिमेय संख्याएं हैं। शायद आप सोच सकते हैं कि 4/10, 5/10, 6/10, परंतु आपको बोला जाए कि 3/10 को 3/100 और 7/10 को 7/100 भी लिख सकते हैं, तो अब तो संख्याएं कितनी ज्यादा बढ़ गई, 31/100, 32/100, 33/100 से लेकर 70/100 तक। तो इसमें तो कितनी सारी संख्याएं हो गई। अब इन सभी परिमेय संख्याओं की संख्या 39 होगी। इसके अतिरिक्त 3/10 को अब 3000/10,000 या 7000/10,000 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं यानी 3001, 10,000, 3002, 10,000 से लेकर आप 7000/10,000 तक लिख सकते हो, यानी इसके अंदर तो कुल 3999 संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार 3/10 और 7/10 के बीच में अधिक से अधिक संख्याओं का समावेश किया जा सकता है। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं एवं पूर्णांकों की तरह दो परिमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली परिमेय संख्याएं भी परिमित नहीं है। एक और उदाहरण पर विचार करते हैं, जैसे -1/10 और 3/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? स्पष्ट रूप से दी हुई संख्याओं के बीच में से 0/10, 1/10 और 2/10 परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यदि हमें -1/10 को -10,000/1,00,000 तथा 3/10 को 30,000/1,00,000 के रूप में लिखते हैं, तो हमें -1/10 और 3/10 के बीच में तो कितनी सारी संख्याएं मिल जाएंगी। ये तो बहुत ज्यादा परिमेय संख्याएं। अगर हमें बहुत ज्यादा परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम उनको उतने ज्यादा नंबर से गुणा कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से, तो बहुत ज्यादा परिमेय संख्याएं हमें मिल जाएंगी। जैसे आपको उदाहरण 6 में देखते हैं, असीमित अपरिमित हम परिमेय संख्याएं प्राप्त करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में से हम अपरिमित ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्याएं। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय बताओ। अब -2 और 0 के बीच में क्या आएगा? -1 तो नहीं है, बस -1 ही आएगा और फिर 0 आ जाएगा। तो हमें 3 बतानी है, तो हम -2 को -20/10 और 0 को 0/10 के रूप में लिख देंगे। अतः हम -2 और 10 के बीच में -19/20, 19/10, -18/10, -17/10, -16/10 से लेकर -1/10 तक परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं अपने उत्तर में। अब उदाहरण 7 देखते हैं, -5/6 और 5/8 के बीच में से 10 परिमेय संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब इसमें तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें 5/6 है, इसमें 5/8 है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 5/6 और 5/8 को समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित करेंगे, जिसमें जो हर है वो समान होना चाहिए। अब हम 6 और 8 को किससे गुणा करें कि दोनों का जो हर है वो सेम हो जाए, यानी 6 चौक 24 और 8 तिया 24। तो हम इसको 5/6 को 4 ऊपर नीचे से 4 से गुणा कर देंगे और 5/8 को ऊपर नीचे से 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा -20/24 और 15/24 के मध्य निम्नलिखित संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी 10 संख्याएं आप लिख सकते हैं, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आइए अब हम 1 और 2 के बीच में अन्य विधि के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अगले पृष्ठ पर परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। इनमें से एक संख्या 1.5 अथवा 1/2 अथवा 3/2 है। यह 1 और 2 के माध्य है। आपने कक्षा 7 में माध्य के बारे में भी पढ़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दी हुई संख्याओं के मध्य में पूर्णांक प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, परंतु दी हुई दो संख्याओं के मध्य में एक परिमेय संख्या होना हमेशा स्थित होती है। हम दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए माध्य की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप ये उदाहरण लेके देखिए, जैसे 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे? दी हुई परिमेय संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों को 1/4 जमा 1/2 का हमें माध्य लेना है, यानी इसको
भाग करना है 2 से। माध्य हम कैसे लेते हैं, जैसे हमें 20 का माध्य लेना है तो हम कैसे लेंगे, 20 भाग 2 यानी कि 10। तो इसका हमें माध्य लेना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। इसका हमें हाफ चाहिए यानी 3/8। तो 1/4 और 1/4 और 1/2 के मध्य 3/8 आएगा। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0। 1/4 अगर A है और 1/2 B है तो C हमारा ये जो इसका मध्य आ गया वो आ गया 3/8। इसे संख्या रेखा पर भी देखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि हम AB का मध्य बिंदु C प्राप्त करते हैं, 3/8 द्वारा प्रदर्शित है। और हम देखते हैं कि 1/4 जो है वो 3/8 से छोटा है और 3/8 जो है वो 1/2 से, यानी 1/2 3/8 से बड़ा है, 3/8 1/4 से बड़ा है। तो यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हैं तो A और B के बीच A + B/2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार की होगी कि A छोटा होगा A + B/2 से, वो भी छोटा होगा B से। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम एक और उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण 9 देखिए, 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें दी हुई संख्याओं का माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसका माध्य हमें अभी ज्ञात किया ऊपर वाले प्रश्न में, जो कि है 3/8। तो इन संख्याओं का माध्य 3/8 है, यानी 1/4 जो है वो बड़ा है 3/8 से, वो बड़ा है। छोटी आप कौन सी लिख सकते हैं, 2, 1। 2 से छोटी कौन सी होंगी बच्चों, 2 से छोटी 1, 1 से छोटी आधी 1/2, फिर 0, फिर -1 और -1/2। तो ये जो संख्याएं हैं 5, ये 2 से छोटी हैं। अब -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हम वही करेंगे, इन दोनों का जो 5 और 2 है इसको हम इक्वल करेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें कि इक्वल आ जाए दोनों को। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी हम 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। और 2/3 और 4/5 इन सबके बीच की 5 परिमेय, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे प्रश्न 4 करना है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, -3/2, -1, -1/2, 0 और 1/2। अब प्रश्न 7 करते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं बताइए। तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो नीचे है जो इसका हर है उसको बराबर करेंगे, यानी 5 को 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 और 4 को 5 से कर देंगे तो ये 60/100। 10 परिमेय संख्याएं बतानी है और 75/100, तो 60/100, 61/100, इस तरीके से हम 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकती हैं। आज अब ये हमने इन किन किन तथ्यों पर विचार किया बच्चों, कि परिमेय संख्याएं जो हैं वो योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। दूसरा, हमने समझा कि परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या एक गुणात्मक तत्समक होता है। परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b है और विलोमता भी सत्य होता है। यदि a/b गुणा c/d करें तो उसका उत्तर हमेशा बराबर 1 आएगा। तो परिमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम c/d होता है। परिमेय संख्याओं की वितर्कता क्या होती है, कि यदि परिमेय संख्याएं a, b और c के लिए a ब्रैकेट b प्लस c क्या होगा, ab प्लस ac, और a ब्रैकेट b माइनस c क्या होगा, ab माइनस ac होता है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित यानी अनगिनत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने में माध्य की अवधारणा लाभदायक है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों।